वो अपनी राजनीति चमकाने में हुटर लगाए घूम रहे हैं, कोई प्लेट लगाए घूम रहा है। इस तरह की बातों को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये शासन और प्रशासन जो भी आदर्श आचार संहिता के नियम है, कानून है, उनका पालन कराए और सख्ती से कराए। इस बात के पक्ष में कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है और कांग्रेस स्वयं अपने आप इन सब चीजों का, चुनाव आयोग के आदेशों निर्देशों का, हाई कोर्ट का या जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करती है। क्योंकि हम जो है संविधानिक रूप से जो है सभी चीजों को, सर्व समाज को, सर्व धर्म को, सर्व जाति को सम्मान करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे कोई बवाल बचे। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, आप बीजेपी पर आरोप लगाए, उससे पहले मैं बीजेपी के प्रतिनिधित्व के पास जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश रेशु जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। इससे पहले संदीप द्विवेदी जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या नीली बत्ती या लाल बत्ती के रसूख से चुनाव पर कोई असर पड़ता है? देखिए, आपको मैं कुछ दिन पहले की एक घटना बताना चाहूंगा। यहाँ आपके दरियागंज में एक आधिकारिक दुकान है जी, जिनके नाम लाइसेंस है लाल बत्ती लगाने का, और वो एक फिक्स कॉस्ट लेते हैं। और उन्हीं का एक दिन मैं इंटरव्यू एक चैनल पे देख रहा था, उन्होंने ऑन कैमरा ये स्वीकार किया था कि अगर इस मार्केट से 100 लाल बत्तियां लगती हैं तो सिर्फ 4 या 5 लोग हमसे आधिकारिक तौर पे लगवाते हैं, बकाया सब आसपास की दुकानों से खरीद के कनेक्शन करवा लेते हैं और चले जाते हैं। रीजन उसका ये है कि जिस दुकान को परमिशन होती है उसको एक लाइसेंस होता है, और वो दुकान तब लाल बत्ती लगाती है जब आपके पास गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल हो। अब अधिकांश के पास अप्रूवल होता नहीं तो वो क्या करते हैं, आसपास की दुकानों से लगवाए और मार्केट में हुटर लगा के घूमने लगे। अगर आप देखिए, इस तरह की सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको दिखेंगी। रीजन उसका ये है कि जिस प्रदेश में 5-5 मुख्यमंत्री हो तो आप सोच सकते हैं कि एक मंत्री के कितने मंत्री कॉपी हुए होंगे। तो इस तरह की अवस्था है। और जिस तरीके से हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे मित्र को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। राजनीतिक विद्वेष हर जगह नहीं होता है। नेता चाहे बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, अगर उल्लंघन किया है तो मैंने पहले भी कहा उसको सजा मिलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। अब इन्हें हर जगह सिर्फ राजनीति दिखती है। अरे भैया, राजनीति के अलावा कभी सहयोग की नीति भी कर लिया करो, राष्ट्रहित की भी नीति कर लिया करो। कब तक इस तरीके से बौखलाहट में घूमते रहेंगे आप लोग? सैफ खान जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपके जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं सत्यप्रकाश रेशु जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या लाल बत्ती और नीली बत्ती एक पैमाना हो चला है अपना रसूख दिखाने का? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को परमिशनिंग नहीं है जी, उनको सबसे पहले ये हुटर और लाल बत्ती और नीली बत्ती का प्रयोग करना सबसे पहले जुर्म भी है और करना भी नहीं चाहिए। लोग इलेक्शनों के टाइम पे मैंने देखा है कि लोग ये इस्तेमाल करते हैं अपनी वर्क पावर दिखाने के लिए, गांव में अपनी पकड़ दिखाने के लिए। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सरकार में उनकी जो है पकड़ बहुत मजबूत है, इसकी वजह से वो अपनी ऐसी हरकतें करते हैं। मगर खैर, बहरहाल इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के लिहाज से आप अगर ऑथराइज्ड हैं या नहीं भी हैं, तो इस वक्त इस दौर में जब इलेक्शन कमीशन ने अपना रोक लगा रखी है तो आप उसे कृपया ढके चलें, ढका के चलें। ठीक है। गाइडलाइंस का पालन कम से कम आचार संहिता में तो होना चाहिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता शायद इसीलिए है कि लोगों के द्वारा जो निष्पक्ष चुनाव की मांग की जाती है उसे पूरी तरीके से कराया जा सके। सत्यप्रकाश रेशु जी, आचार संहिता के नियमों की अगर बात की जाए तो कितने कड़े ये नियम है और इसका किस तरह से पालन करवाया जा सकता है राजनेताओं द्वारा? देखिए, जब से जयसन जी आए हैं और अब तक आचार संहिता के नियम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैंने कई पूर्व चुनाव आयुक्तों को ये कहा है कि आप चुनाव की आचार संहिता का अच्छे से प्रचार प्रसार करें। जो समाजसेवी है, जो लोग नेता हैं, उनको समय समय पर बुलाएं और आचार संहिता के बारे में जानकारी जरूर दें, क्योंकि जब तक आचार संहिता की जानकारी जनता जनार्दन को, समाज सेवियों को या राजनेताओं को नहीं मिलती तो वो ठीक से उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। केवल जानकारी नेता ही। सत्यप्रकाश रेशु जी, क्या एक जानकारी फैक्टर हो सकती है जिसकी वजह से नेता जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठते हैं? नहीं, इसमें ज्यादातर यही माना जा रहा है इस टाइम कि यदि हम लोग समाज के लोगों को और नेताओं को आचार संहिता के बारे में नियम की जानकारी हो तो वो ठीक से पालन कर पाएंगे। एक भी मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, जब हम लोकल स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे चुनाव के अधिकारी से मिलते हैं तो कुछ और कहते हैं,
और जब हम केंद्र में जाके मिलते हैं तो वो कुछ और करते हैं। जैसे मैंने अभी एक बार उसको कल का नया उदाहरण देता हूँ जी। केंद्र में बैठे चुनाव आयोग के लोग कहते हैं कि हमने एक प्रक्रिया तय कर दी है आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए कि आप इस तरीके से आउटडोर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। जो प्रदेश के अधिकारी बैठे हैं वो दूसरी बात कहते हैं और जो लोकल जिला स्तर पर बैठे हैं वो तीसरी बात कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि नेता भी भ्रमित हो जाता है, प्रत्याशी भी भ्रमित हो जाता है, पार्टी भी भ्रमित हो जाता है, ठीक है। और अधिकारी भी कोई भ्रम की स्थिति है, चलिए ठीक है, आपके हिसाब से कोई भ्रम की स्थिति है और इसकी वजह से नेता जो है वो थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं और उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां जो है वो सामने आती है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। राव वफाक अली जी, जिस तरह से आप बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के लोग गलत इस्तेमाल करते हैं लाल बत्ती का या नीली बत्ती का या फिर अपने अधिकारों का, जानने वाली चीज यह है कि ये चुनावों पर कितना असर डालती है। अगर किसी के पास लाल बत्ती है, चले सपोज करिए कि किसी व्यक्ति के पास लाल बत्ती है, नीली बत्ती है, तो चुनावों पर कितना असर डाल देगी? देखिए, हमारे यहाँ रानीपुर विधानसभा सीट पे ही माननीय विधायक जी हूटर लगाए घूम रहे हैं। अब हूटर मुख्यमंत्री जी हूटर उतार दिए, लाल बत्ती उतार दिए। मुख्यमंत्री तो कभी हूटर लगाते ही नहीं अपनी गाड़ी पे, न बजवाते हैं। अगर कोई बजा भी दे सायरन तो बंद कर देते हैं। लाल बत्ती उतार दिया। विधायक जी जो है इतने बड़े हैं, मुख्यमंत्री से भी कि वो अभी हूटर लगाए घूम रहे स्कॉर्पियो पे, वो किसी को आचार संहिता का उल्लंघन नजर नहीं आ रहा। अभी 4 दिन पहले एक वेंकट हॉल में उन्होंने बहुत बड़ी दावत दी है, तमाम महिला पुरुषों को बुलाकर सम्मानित किया, वो किसी को नजर नहीं आया। कई मीडिया के साथी भी वहां थे, कई ने कवरेज किया। उन्होंने वो कहा कि हम 100 से महिलाओं को इकट्ठा करके महिला सम्मेलन कर रहे हैं। अरे भाई, महिला सम्मेलन कर रहे हैं, 2000 लोगों ने वहाँ खाना खाया है, वो दावत करी है आपने, वो खाना कहाँ से आ गया? वो झंडे पार्टी के बैनर कहाँ से आ गए? और आप और सांसद जी वहाँ निशंक जी कहाँ से आ गए? वहाँ निशंक जी आए बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री। और एक जगह भी एक तालाब की जगह है, वहां पर उन्होंने पूजन किया आचार संहिता के अंदर ही। वहाँ पिलर गाड़ दिए, अभी भी पड़े हैं। और गांव वालों ने शिकायत की तो वो देख के वहाँ लेखपाल और वो चले गए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ ऐसी आचार संहिता, ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि ऐसे लोगों पर जितने भी आरोप लगा ले, राव वफाक अली जी, आप बीजेपी पर चाहे जितने भी आरोप लगा ले, लेकिन आपके नेता हरिंद्र बोरा भी इसमें शामिल है जिन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, नोटिस उनके पास भी है। ठीक है, संदीप द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राज्य सरकार जो होती है, जब आचार संहिता लागू होता है उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर जब नोट पकड़े जा रहे हैं या फिर इस तरह से नियमों की अनदेखी हो रही है, इन सब चीजों के लिए राज्य सरकार कितनी जिम्मेदार है? क्योंकि 5 साल तो राज्य सरकार ने शासन चलाया होता है। अगर नियम इतने कड़े होते, नियमों का इतना ज्यादा पालन हो रहा होता, तो शायद इस तरह की लापरवाहियां सामने नहीं आती। देखिए, हमारे मित्र जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, या तो ये बौखलाहट में है और उन्हें पता है कि हम यूपी में बिल्कुल साफ होने वाले हैं, और या सिर्फ राजनीति से विद्वेष भावना से आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पे आरोप लगाने से ज्यादा अच्छा अगर हम सुधारात्मक कदम उठाएं। आज जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है एक विधायक ने या एक किसी व्यक्ति ने जो टिकट मांग रहा है उसने गलती कर दी हो। इनके तो जो प्रतिनिधि हैं वो उल्लंघन कर रहे हैं, इनके तो सीएम तक पे आरोप लगे कि वो उल्लंघन कर रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। दूसरी चीज, ठीक है, मैंने माना हो सकता है किसी कैंडिडेट ने जो टिकट मांग रहा है गलतियां की होंगी, तो इलेक्शन कमीशन उसमें स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए मुझे लगता है स्वतंत्र है। क्योंकि राज्य सरकार आज भी कहीं ना कहीं सत्ता में है। आज भी अखिलेश यादव भले ही कार्यवाहक हो लेकिन मुख्यमंत्री हैं। आज भी अगर आप आईएएस, पीसीएस या पुलिस ऑफिसर्स देखिए, उनके जाल बिछाया हुआ एक पूरा नेटवर्क बैठा हुआ है। फिर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो काहे कि आप सीएम हैं? आप मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं रोक पाए और आप कहते हो कि मुख्यमंत्री हैं और आरोप लगाते हो भारतीय जनता पार्टी पे। काहे को कुर्सी पे बैठे थे? छोड़ देते कुर्सी। सिर्फ क्या इसी स्थिति में बैठे थे कि भैया हम तो मुख्यमंत्री हैं? अरे आप अगर किसी पावर में नहीं, आप पे तंत्र नहीं संभलना है तो छोड़िए उस कुर्सी को। ठीक है, आज हालत ये हो गई है कि आप अपने पिता को नहीं छोड़ रहे और आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हो। अपने घर को संभाल लो भाई। चलिए ठीक है, संदीप द्विवेदी जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राव वफाक अली कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, उत्तराखंड से हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद कलर से मुझे लगा कि शायद वो समाजवादी पार्टी। नहीं, ठीक है, लेकिन प्रतिद्वंदी बिल्कुल बराबर में है आपको बिल्कुल छोड़ नहीं रहे। ठीक है, राव वफाक अली जी, मैं आपके पास आऊंगा। सैफ खान जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से राज्य सरकार की भूमिका होती है पूरे नियमों कायदे कानून को लागू करने में, क्या समाजवादी पार्टी इसे पूरी तरह से लागू कर सकी है? क्योंकि आप आचार संहिता के नियमों को छोड़ दे तो पिछले 5 साल जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अगर नियमों को लागू किया है, शायद उसी का कुछ एक परिप्रेक्ष्य देखने को मिल सकता है आचार संहिता के दौरान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पहले भी ये जिक्र कर चुका हूं अनुराग भाई, कि स्टेट
में अभी भी बहुत सारी ऐसी उल्लंघन लगातार चल रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे, ये मेट्रोपॉलिटन की ही नहीं बात कर रहा मैं, इंटरनल अर्बन एरियाज की भी बात कर रहा हूं। अगर आप वहां देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे उल्लंघन इस वक्त भी लगातार हो रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी जिक्र हुआ, इलेक्शन कमीशन को अपनी गाइडलाइंस हमेशा जब भी डिक्लेयर करते हैं तो एक बार गाइडलाइंस अपनी जरूर सब लोगों को बार बार याद दिलानी चाहिए कि हमारी ये जनाब हमारी ये 10 गाइडलाइंस हैं, और 10 गाइडलाइंस में फॉर एग्जांपल कि हम इतना बजट दे रहे हैं, आप इतने बजट के पोस्टर्स बनवा सकते हैं, हम इतना बजट दे रहे हैं, आप इतने बजट के आप एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। तो आपको सिस्टमैटिकली जो है, और हर यही नहीं, हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, हर पार्टी को उस पर फॉलो भी करना चाहिए आपका, क्योंकि गाइडलाइंस आपके पास आ चुकी है, और गाइडलाइंस अगर आपको क्लियर होंगी तभी पार्टी और प्रतिनिधि जितने भी हैं उससे फॉलो कर सकेंगे। जी, गाइडलाइंस की बात की जा रही है सत्यप्रकाश रेशु जी, गाइडलाइंस कितनी ज्यादा मायने रखती हैं? क्योंकि गाइडलाइंस को लेकर आप भी सवाल खड़े कर चुके हैं और इत्तेफाक से सैफ खान भी यही बात कर रहे हैं कि गाइडलाइंस को बिल्कुल तरोताजा रखना बेहद जरूरी है सभी नेताओं के लिए, और शायद इसी के बाद पूरे नियमों को फॉलो किया जा सकेगा। क्या कहेंगे आप? गाइडलाइन तो बहुत महत्व रखती है। गाइडलाइन हमें जीना सिखाती है, गाइडलाइन हमें इलेक्शन लड़ना सिखाती है, गाइडलाइन हमें बोलना सिखाती है, गाइडलाइन हमें चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना सिखाती है, और चुनाव गाइडलाइन हमें फिर जीत के जाने के बाद सांसद या विधानसभा में बोलने का तरीका सिखाती है। तो गाइडलाइन तो स्पष्ट होनी ही चाहिए। गाइडलाइन जिस तरीके से चुनाव आयोग की शासन के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आई हुई है, ठीक इसी तरीके से उनकी गाइडलाइन नेताओं के लिए भी आनी चाहिए। ये नेताओं की तरफ से मेरी मांग भी है और सुझाव भी है चुनाव आयुक्त को कि उनकी गाइडलाइन पूरी तरीके से प्रचार माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आउटडोर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आनी ही चाहिए कि हमें कौन से नियम का पालन करना है और कौन से नियम का पालन नहीं करना। मैं साथ अपने भाइयों से ये भी कहना चाहूंगा कि इस टीवी न्यूज के चैनल को इस तरीके से यूज ना करें कि हम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाने लगे। जी, हम जो भी बात करें ठीक है चुनाव आयोग की करके। और सत्यप्रकाश रेशु जी, जिस तरह से मुझे याद आता है, चुनाव के आचार संहिता लगने के बाद से ही डीएम और एसपी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर वो अपने साथ खुद बैठक कर सके और उसके बाद आचार संहिता के नियमों की जानकारी दे दे। क्या नेता इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, या फिर एसपी और डीएसपी की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो नियम कायदे कानून के टिप्स दिए गए उसमें कहीं कमी रह गई? नहीं, जो पहले मैं कई बार जाता रहा हूं डीएम, एसएसपी और चुनाव आयुक्त की मीटिंग में समय समय पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी, क्षेत्रीय स्तर पे भी, मुझे ये लगता है जितने बड़े लेवल पे जरूरत है इस चुनाव आचार संहिता की जानकारी की, उतने बड़े स्तर पे इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। ये हम कैकन साहब से भी हमने कहा, उसके बाद कई और चुनाव आयुक्त हुए, उनसे भी कहा कि जितने बड़े लेवल पे जरूरत है आप चुनाव का थोड़ा सा बजट और बढ़ा लें, और बढ़ा के जो है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे को चलाती हैं उससे भी कई ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए चुनाव की गाइडलाइन जरूर बताएं। एक बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि कई बार वो लोग तो जानते हैं जो चुनाव लड़ते होते हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो नहीं जानते। ठीक है, कार्यकर्ताओं तक वो जरूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती, और इसके बाद हो सकता है कि इस तरह की परिस्थितियां जो है वो सामने आती है। सैफ खान जी कुछ कह रहे हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब आचार संहिता लगी, मगर आप ऐसी आचार संहिता में क्या डिसीजंस लेंगे जबकि हाथी के सिंबल जो हैं पार्कों में बड़े बड़े लगाए गए हैं, लखनऊ से लेके गौतम बुद्ध नगर तक? तो क्या आचार संहिता में यह नहीं होना चाहिए कि उन मूर्तियों के ऊपर भी ढकाव होना चाहिए कि वो है तो एक्चुअली पार्टी सिंबल, या फिर पार्टी सिंबल को आपको चैलेंज करना चाहिए कोर्ट में कि ये पार्टी सिंबल चेंज किया जाए? सत्यप्रकाश रेशु जी, जी उत्तर प्रदेश की राजनीति से काफी वक्तव्य है आपका, और जिस तरह का सवाल यहाँ पर सैफ खान जी ने पूछा है शायद इसका जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं। जिस तरह से पार्टी के सिंबल यहाँ पर पार्कों में लगे हुए हैं या फिर जगह जगह बने हुए हैं, इन पार्टी के सिंबल्स पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये पार्टी सिंबल वाली बात है तो चुनाव आयुक्त को ये बात तय कर देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति चुनाव सिंबल का मिसयूज नहीं करेगा, और यदि करेगा तो फिर उसमें चुनाव के समय में कोई बैन नहीं होना चाहिए। हाथी हो या साइकिल हो या कमल का फूल हो या हाथ का पंजा हो, ये सब
मानव के जीवन से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिकरण हो गया है इस देश के अंदर, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर चीज को दूसरे एंगल से देखे जाने लगा। मैं एक बात और उठाता हूँ, चुनाव आयुक्त को मैंने पहले भी कई बार उठाई है ये बात, इस देश के अंदर 30 से 40% वोटर वोट नहीं कर पाते। और मैं चुनाव आयुक्त के पास इस बात को लेकर गया, मैंने उन्हें समझाई, उन्होंने स्वीकार करा, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि सत्यप्रकाश जी के दिए हुए जो खोज है वो वाकई वास्तविक रूप लिए हुए है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। लागू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेटर सुप्रीम कोर्ट में जमा होना है, वो अभी लेटर जमा नहीं हुआ, तो वो उल्टी बात है। ठीक है सत्यप्रकाश रेशू जी, मैं आपको रोकूंगा। राम खेलावन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीएसपी के नेता हैं, उन्नाव से हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हिस्सा होंगे। राम खेलावन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैफ अली खान जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर बीएसपी के पार्टी सिंबल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा है कि जिस तरह से आचार संहिता के दौरान पार्टी के सिंबल लगाए गए हैं पार्कों में, क्या उस पर सवाल नहीं खड़े होना चाहिए? हमारे नेता भाई जी हैं, पार्टी हमारी अनुशासित है, हमारी पार्टी के कोई सिंबल जो है गलत नहीं पाएंगे। हम लोग आचार संहिता के अंतर्गत रह करके काम करते हैं, जितना आदेश हमारी बहन जी का होता है उसी के अनुरूप हम रहते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी कहीं त्रुटि किसी कार्यकर्ता की तरफ से नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, शायद ये निर्वाचन आयोग पर भी छोड़ दें। मैं अनुराग भाई आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाथी ही नहीं, मायावती जी के खुद के स्टैच्यूज भी खड़े हैं हर जगह पे। चलिए ठीक है, निर्वाचन आयोग पर छोड़ देते हैं सैफ जी, और दूसरे पहलू पर भी चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह से जो आचार संहिता लागू की गई है उसके बाद इसका धज्जियां उड़ाई जा रही है, या फिर इसका नियमों का पालन जो है वो नेता करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी बने हुए हैं, बीजेपी के नेता। संदीप द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी कोई पार्टी का प्रतिनिधि जो होता है वो इस तरह की हरकतें करता है या आचार संहिता का उल्लंघन करता है, जाहिर सी बात है कि गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन इसके लिए पार्टी कितनी जिम्मेदार है, या पार्टी अपनी तरफ से क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए अनुराग जी, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। अभी हरियाणा सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने लोकल इलेक्शन में मिनिमम 10th पास होना कंपलसरी करने का एक सर्कुलर जारी किया था। उसके पीछे सभी राजनीतिक पार्टियों ने हल्ला मचा दिया, बीजेपी को चारों तरफ से घेरा, कोर्ट चले गए, काफी बवाल हुआ। अब समझने वाली बात यह कि जब आपका कैंडिडेट है, आपका नेता पढ़ा लिखा नहीं है, वो गाइडलाइन पढ़ नहीं सकता, और क्योंकि वो एक बड़ा नेता है तो वो दूसरे की सुन नहीं सकता, एक नेताओं में आदत होती है, तो कहां से उसको पार्टी की गाइडलाइन पता होंगी, कहां से उसको आचार संहिता के बारे में पता होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पार्टियों को कार्रवाई करना चाहिए, अब अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं है, उसके पास कोई पद नहीं, तो पार्टी क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? नहीं, अगर कार्यकर्ता इस तरह से नियमों की अनदेखी करेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, देखिए, पार्टी का अगर कोई पदाधिकारी है तब तो पार्टी उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। अब अगर पदाधिकारी नहीं है, सिर्फ वोट मांगने वाला है, टिकट मांगने वाला है, भीड़ बढ़ा रहा है, तो उसके लिए आप किस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा देंगे? सभी पार्टियों के लिए। और जैसे हमारे मित्र बहन जी की बात कर रहे थे, तो बहन जी की पार्टी के लिए तो इतना ही काफी है कि इन्होंने सिर्फ 2 टिकट दिए दलितों का नाम ले लेके। अरे सर, दलितों की पार्टी कह के आपने इतना हल्ला मचाया है, कम से कम 100 टिकट तो दे देते बेचारे दलितों को। शायद आप भी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आज तो यह हालत होगी कि मायावती जी, मुझे लगता है कि विश्व में एकमात्र ऐसी नेता है जिन्होंने जिंदा रहते अपने स्टेचू लगा दिए, क्योंकि उन्हें पता था हो सकता है मेरे चले जाने के बाद मेरा कार्यकर्ता मुझे इतना भी सम्मान ना दे। ये दूसरा मुद्दा है। संदीप द्विवेदी जी से छोड़ देते हैं। सैफ अली खान जी, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं हुड़दंगई मचाते हैं, आचार संहिता के नियमों को नहीं जानते, उसके बाद पार्टियों की छवि खराब होती है, कार्यकर्ताओं पर क्या कोई नकेल होनी चाहिए पार्टी की? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैं खैर दूसरी पार्टियों का नहीं बता सकता आपको, हाँ मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जरूर बताऊंगा। अगर कहीं से भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है या किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, तो फौरन ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से उसके पास लेटर आ जाता है कि आप जो है इसके ऊपर सफाई दीजिए, बताइए कि ये ऐसे उल्लंघन हुआ क्यों। तो आपको बकायदा लिखित जो है वो आपको पार्टी कार्यालयों में अपना वो भेजने पड़ते हैं सब डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई अगर ये गलती हुई तो किस कारण की वजह से हुई, और ये अगर गलती हुई तो ये क्या आपको मालूम नहीं था कि ये गलती होने वाली है आपसे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो पार्टी कैंडिडेट के ऊपर जो है आपको इंडिकेशन दे दी। पहले हमारी पार्टी बड़ी सख्त है इन मामलों में, तभी इलेक्शन कमीशन का वेलकम किया है डिसीजन का। ठीक है कि वो मेक श्योर करती है कि आप अगर ऐसी कोई भी गलती कर रहे हैं तो सावधान, सावधान नहीं, आप ऐसी गलतियां मत करें। ठीक है। राव वफाक अली हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राव वफाक अली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके नेता हरेंद्र बोरा का नाम फंस रहा है इसमें, क्या कहेंगे आप? क्या पार्टी इसी तरह से कार्रवाई करेगी जिस तरह से सैफ बात कर रहे हैं? देखिए, पार्टी को
उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि आचार संहिता का मामला है। तो उसको जो अधिकारी है संबंधित वो उसको नोटिस देंगे और उसको मौका देंगे सफाई देने का। यदि वाकई गलती की है तो बिल्कुल पार्टी किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करती। और यदि कोई जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी, मेरा कहने का मकसद एक है कि आचार संहिता आप किस चीज को मानते हैं? मैं उस चीज को मानता हूँ जो व्यक्ति किसी की धार्मिक भावना भड़काकर वोट देना चाहता है, जो व्यक्ति किसी जाति विशेष का नाम लेकर वोट लेना चाहता है, जो व्यक्ति दंगा कराकर वोट लेना चाहता है, उस तरह के लोगों पर ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। अब किसी ने झंडी लगा दी, किसी ने कोई 4-6 लोगों को बुला के कोई मीटिंग कर ली, ये छोटी मोटी गलतियां हैं, इसको जो है नजरअंदाज कर देना चाहिए। छोटी मोटी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर निर्वाचन आयोग कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो हो सकता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में भुगतना पड़े। हमारे साथ सत्य प्रकाश रेशू बने हुए हैं मुजफ्फरनगर से। सत्य प्रकाश रेशू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है और उसके बाद इन्होंने नियमों की अनदेखी की है, लेकिन पार्टी का नाम जिस तरह से उछलता है, क्या पार्टी के ऊपर भी यहाँ पर सवाल या निशान खड़े होते हैं? क्या पार्टी की छवि पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह होते हैं? देखिए ना, पार्टी की ये मजबूरी है कि उसे कार्यकर्ता निश्चित रूप से चाहिए, और कार्यकर्ता की ये मजबूरी है कि अपना ग्राफ उठाने के लिए या भविष्य का नेता बनने के लिए उसे काम करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। तो यदि चुनाव आयोग ये तय कर दे कि भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को भी उसी तरीके से ट्रेनिंग दो जिस तरीके से हम प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं, तो आने वाले चुनाव में आप एक नयापन देखेंगे। ठीक है, पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग नहीं दे पाते। अभी अभी हमारे मित्र संदीप द्विवेदी जी कह दे, संदीप जी नाराज भी हो जाना मेरे से, अभी आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करा दें तो मैं जरूर ठीक कर दूं आपकी बात को, कि आपने कहा कि कार्यकर्ता ऐसे ही आ जाते हैं। कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं आते, बड़ी मेहनत से आते हैं। कार्यकर्ताओं को हमें जुटाने के लिए पूरा ट्रेनिंग देने के साथ साथ उसका समर्पण हमें लेना पड़ता है देश के लिए और लोकतंत्र के लिए और वोट गिरवाने के लिए। उसको कोई हम पैसा नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, कोई सुविधा नहीं देते हैं। तो कार्यकर्ता एक ऐसा हमारे यहाँ पे पूरे भारत में तो बहुत सम्मानित है, और उसको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की। संदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, संदीप जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? हमारे मित्र को मैं थोड़ा सा इस कार्यकर्ता शब्द में थोड़ा सा उन्हें डिटेल में बताना चाहूंगा कि सर, अगर राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोई दूसरी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में गलत छवि के लोगों को घुसेड़ के इस तरह की हरकतें करवाए, तो क्या उसको भी आप पार्टी का वफादार कार्यकर्ता कहेंगे? हर वफादार और सम्मान देने वाला कार्यकर्ता कभी उल्लंघन नहीं करता है। उल्लंघन सिर्फ वो करता है जो जानबूझ के पार्टी की छवि खराब करने के लिए आया होता है। वो कभी सपा में जाता है, कभी बसपा में जाता है, कभी कांग्रेस में जाता है और कभी बसपा बीजेपी में आ जाता है। उसका काम ही कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष भावना से दूसरी पार्टी का छवि खराब करना होता है। हम उस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। एक समर्पित कार्यकर्ता कभी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाता। नहीं, संदीप द्विवेदी जी, चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। सत्य प्रकाश रेशू जी, एक सवाल मैं संदीप जी से जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत करता है वो लाइमलाइट में आने के लिए कभी कभार ऐसे कदम उठा देता है? नहीं, देखिए, मैं अदर पार्टियों का नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी कार्यकर्ता ऐसी हरकतें नहीं करता, और सबसे अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सैफ खान जी, सबसे अनुशासित पार्टी बीजेपी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जहां आचार संहिता की आज टॉपिक है तो मैं ये मानता हूं कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, पर केसेस जो आ रहे हैं हर पार्टी के, लेकिन इनडायरेक्टली हर पार्टियों में कुछ लोग जो हैं वो उल्लंघन जो करते हैं, आप उनको, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर पार्टी का फर्ज बनता है अपने उन कैंडिडेट्स को भी जो ये उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी ये वार्निंग देने का कि आप जो है इलेक्शन कमीशन के लाइन एंड ऑर्डर के ऊपर आप फॉलो करें। नहीं, सैफ खान जी, आप जो एक सलाह दी है यहाँ पर, एक जो कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से एजुकेट करें, उन्हें नॉमिनेट करें कि मेरे ये कार्यकर्ता हैं और उसके बाद वो चुनाव में उतरे, क्या इस आप राय से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं एजुकेट करना तो सबसे पहली चीज, एजुकेट करना तो बहुत अच्छी चीज है। मैं चाहूंगा कि एजुकेट यही नहीं, सब पार्टियां सब चीजों को एजुकेट कर सकती हैं। भाई इट्स अ पार्ट ऑफ कैंपेनिंग आपकी। अगर आप एजुकेट करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने विषय रखना चाह रहे हैं, आप अपने विजन्स रखना चाह रहे हैं, तो दिस इज वेरी नाइस। मैं चाहूंगा ये नहीं सभी पार्टियां ऐसा करें। ठीक है, राम केलावन जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीएसपी के नेता हैं। राम केलावन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे,
बहुजन समाज पार्टी पर तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही रहता है कि अगर पार्क में हाथी का निशान खड़ा है तो फिर कैसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। हालांकि निर्वाचन आयोग का मामला है, लेकिन अगर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी में आचार संहिता के पूरी तरह से पालन के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? बीएसपी हमारी अनुशासित पार्टी है और हाथी चुनाव चिन्ह अगर आप दर्शाते हैं तो ये हमारा एक इतिहास के दायरे में, जैसे सभी लोगों के स्मारक पार्क बने हैं तो हमारी पार्टी ने एक इतिहास के रूप में बनाया है, अनुशासन में रह के बनाया है, ना कि उसको मतलब है कहीं प्रदर्शन करने के लिए। दूसरी चीज ये है, अगर देश प्रदेश में हमारे प्रदेश में पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी सबसे अनुशासित पार्टी है और हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी अकेली नेता लीडर हमारी बड़ी हैं और उन्होंने आचार संहिता के अंतर्गत रहने के लिए निर्देश दिए हम सबको। और जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू हुआ है 403 प्रत्याशियों में से 401 प्रत्याशी की घोषणा कर दिया। हमारे सभी प्रत्याशी मेहनत के साथ क्षेत्र में अपने अपने काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में जो है सरकार बनाएगी। हमारी पार्टी में बिना खर्च, बिना मेहनत दूसरों की मतलब जो है चलिए ठीक है, राजनीतिक मंच मत बनाइए इसे। राम केलावन जी से राजनीतिक मंच मत बनाइए, आप फायदे मत कीजिए, ठीक है। अनुराग जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। जी, मैं आपसे जो बीएसपी के प्रतिनिधि हैं मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप आचार संहिता के बाद अब जाके पार्कों में चाहेंगे कि वो जो हाथी के सिंबल से उनको ढक दिया जाए? क्या आप उसको, और मायावती जी के जो खुद की मूर्ति है, आप चाहेंगे कि उनको ढका जाए इसमें इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार? हेलो, हाँ जी राम केलावन जी, आपको आवाज पहुंच रही है? जी सर। जी, सवाल यह पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि कि क्या यहां पर बीएसपी ये पहल करेगी, जिस तरह से अनुशासन की बात आप कर रहे हैं, क्या बीएसपी ये पहल करेगी कि जहां जहां पर भी बीएसपी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है उसे ढका जाए? मायावती के जो पोस्टर्स या होर्डिंग्स या फिर जो उनकी मूर्तियां खड़ी है वहां पर क्या उसे ढकने का काम करेगी बीएसपी? हाँ बिल्कुल, आप अगर निर्वाचन आयोग के आदेश है, निर्देश है, उसका अक्षर से पालन किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ढकने का जहाँ सबके सिंबल को ढके जा रहे हैं तो बीएसपी का मतलब जो है उस पर भी कोई पर्दा लगाने में कोई हमें गुरेज नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सत्य प्रकाश रेशू जी, मैं आप थोड़ा सा ठीक है। संदीप जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के सिंबल है, किसी का सिंबल साइकिल है, किसी का कमल है, किसी का पंजा है, अगर हम लोग सार्वजनिक भाषाओं में देखें या फिर सार्वजनिक स्थानों पर देखें तो ये आमतौर पर देखने को मिल जाएंगे, फिर बीएसपी को यहाँ पर सॉफ्ट टारगेटेड क्यों? देखिए, बीएसपी सॉफ्ट टारगेटेड इसलिए कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अपने सिंबल को कभी कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके खड़ा नहीं किया है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए तो उन्होंने साइकिलें अगर बांटी हैं तो कहीं ना कहीं राज के कोष से बांटी हैं। अगर मायावती जी ने हाथी के स्टैचू या अपने खुद के स्टैचू लगाए हैं तो वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के फंड से लगाए हैं। तो यहां पर यह गलत है। आपको अपना संबल बनाना है, आप स्वतंत्र हैं, सरकार के किसी तंत्र का यूज मत कीजिए। आप ना सरकार की जगह लीजिए, ना सरकार का पैसा लीजिए। आप क्यों सरकार के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं? यही पैसा अगर आपने सरकार जनता की भलाई के लिए लगाया होता, अरे आपने दलितों की भलाई के लिए ही लगा दिया होता, आज दलितों का उद्धार हो जाता। आज दलित की बेटी ना होकर लोग दौलत की बेटी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सिंबल पे क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा रहा है। तो भैया जायज उठाया जाएगा जब आपने जनता के खून पसीने की कमाई यूज की है। ठीक है, सत्य प्रकाश रेशू जी, इत्तेफाक रखते हैं आपकी जितने भी सार्वजनिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह है वो सार्वजनिक है, ऐसे में बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर सिर्फ सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने राजकीय कोष से इन चीजों को खरीदा है। देखिए, जो लोग सत्ता में होते हैं या सत्ता के बाहर होते हैं, सारी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, अपने चुनाव चिन्ह को, अपनी वर्दी को, अपने कलर को प्रायोरिटी देती है। लेकिन एक दूसरे पे हम लाछन लगा के उन चीजों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई यदि हम स्वीकारें तो चुनाव आयोग की ये ड्यूटी बनती है कि किस तरीके से वो प्यार मोहब्बत है या शक्ति से चुनाव के समय में कार्य करता है। यदि चुनाव बाद भी 5 सालों तक उसी तरीके से आचार संहिता के नियमों का पालन रहे जो चुनाव के समय में होता है, तो जो हम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं इसकी जरूरत ना पड़े और पार्टी के लोगों को अपने आप सिंबल का प्रयोग करने का, कलर का प्रयोग करने का, भाषा बोलने का, ट्रेनिंग देने का सारा ज्ञान अपने आप हो जाएगा। जो है मैं द्विवेदी जी को कहता रहा हूं, हरिंदर जी को कहता रहा हूं, और चीजों को कहता रहा हूं, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम लोगों को कई बार ज्ञान का अभाव होता है
और जो हमारे बड़े नेता बोलते हैं ज्ञान के अभाव की बात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं राव वफाक अली जी के पास जाना चाहूंगा। राव वफाक अली जी, डिमोनेटाइजेशन का दौर चला, उसके बाद जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लागू हुई, पूरी तरह से चुनाव आयोग अपने काम में बिजी है। चुनाव आयोग पूरी तरह से यहां पर सक्रियता पे दिखा रहा है। उसके बाद लगातार पैसे पकड़े जा रहे हैं, शराब पकड़ी जा रही है। आखिर राज्य सरकार की कितनी बड़ी भूमिका है इसमें मुस्तैदी की? तमाम नेताओं को हिदायत कर दिया है कि किसी भी तरह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह धन बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए और शराब वगैरह का किसी तरह कहीं होनी। मैं माननीय अधिकारियों से, चुनाव आयोग से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि वो धन बल और बाहुबल और शराब पर सख्ती से पाबंदी करे। ये छोटी छोटी घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय बड़ी घटनाओं पर, जो व्यक्ति कड़वे बोल बोलते हैं, जो व्यक्ति सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात करते हैं, जो व्यक्ति शराब का प्रलोभन देते हैं या शराब बांटते हैं, जो व्यक्ति धन बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती होनी चाहिए। और जो किसी ने प्लेट लगा दिया, किसी ने झंडा लगा दिया, जाने अनजाने किसी ने कोई छोटी मोटी कोई सभा कर दिया, तो इन पर जो है आदर्श आचार संहिता का कब ध्यान जाना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको हिदायत देकर छोड़ देना चाहिए, उनको ज्यादा सख्ती से नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन पकड़ा जाए। ठीक है सैफ खान जी, राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, इस पर शायद ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उससे समझा जा सकता है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है और ऐसे में इसी कड़ी में कई बार पैसे पकड़े गए, नई करेंसी पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई। क्या कहा जा सकता है, ये क्या चुनाव के लिए पहले से ही किया गया था या फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद एक बड़े घोटाले का संकेत है? ये नहीं, मैं आपको बताऊं, घोटाला डिमोनेटाइजेशन के बाद घोटाला 97, आपको मैं क्लियर कर दूं वापस पिक्चर। 97% जो रकम थी हमारी जी, जिसके लिए हमने डिमोनेटाइजेशन स्टेप उठाया गया था, वो तो सब बैंकों में वापस आ गई। तो पहली चीज, कहां है काला पैसा? दूसरी चीज, कितना है काला पैसा? तो कोई क्लियर करे, आप लोग केंद्र सरकार से कोई आके क्लियर करेगा, तभी तो हम लोग किसी सबको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली कितना जो ब्लैक मनी है, ये कितना जो वो है वो सीज किया गया है। तभी हम इसके ऊपर वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हाँ ये काला धन था, जो ये काला धन डिक्लेयर हुआ है, इतना काला धन पकड़ा गया और इन लोगों के पास से पकड़ा गया और इन लोग जिन लोगों को पकड़ लिया गया है उनपे ये स्टेप उठाए गए। ठीक है, संदीप द्विवेदी जी जवाब चाहिए आपसे। देखिए, डिमोनेटाइजेशन पे जिस तरीके से कांग्रेस गुमराह हो रखी है, मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा सा आंकड़ों की स्टडी करने की जरूरत है। ये बात सही है कि 14-15 लाख करोड़ के आसपास जो मार्केट में करेंसी थी वो लगभग आरबीआई के पास एक्सपेक्टेड है वापस आ जाएगी जी। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, ब्लैक मनी कहां था। क्या पाकिस्तान ने जो फेक करेंसी हमारे यहाँ भेजी, हमसे पूछी भेजी कि हम इतने लाख करोड़ भेज रहे हैं? एक्सपेक्टेड ये किया जाता है कि आज भारत में 19 लाख करोड़ के आसपास टोटल करेंसी थी, जिसमें से 14 या 15 लाख आधिकारिक थी। आंकड़े कहां से लिया था? सर ये एज्यूम किया जाता है और ये सच्चाई भी है। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरी बात सुनिए। नहीं ठीक है, पूरी बात सुनिए। नहीं ठीक है संदीप द्विवेदी जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव से पहले जिस तरह से नई करेंसी पकड़ी जा रही है, क्योंकि अगर सरकार ने डिमोनेटाइजेशन लागू किए थे तो उसके बाद नियम काफी कड़े थे और शायद अभी भी नियम यही है कि 24,000 रुपए एक हफ्ते में आप निकाल सकेंगे। अब ये इतने ज्यादा पैसे कहां से पकड़े जा रहे हैं? सर अगर आपको न्यूज में आपने शायद गौर किया हो तो दिल्ली में डीटीसी के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने 100 के नोट और नई करेंसी ली है या 100 के नोट लिए हैं और बड़ी करेंसी जमा की है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज के ऊपर घोटाला लगा, इतने हॉस्पिटल और टोल टैक्स में कहा गया है कि इन्होंने अदला बदली की, तो ये पैसा कहां गया? इवन समाजवादी पार्टी के एक नेता का इस तरह के आधिकारिक एक खबर भी आई थी कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक को रात में 2 बजे खुलवा के अपने नोट बदलवाए। तो ये सब पैसा कहां था? इन्होंने एक्सचेंज किया और आज करेंसी क्राइसिस की बजट वही पैसा है जो इन लोगों ने। ठीक है संदीप जी, संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों के पास एक बहुत सारा कैश जो बरामद हुआ, मुझे नहीं लगता कि 37 नाम जो है वो लिस्टों में आउट हुए हैं। आपने कौन से अलग मैं आपको लिस्ट ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मुझे नहीं लगता है, आप गुमराह मत कीजिए, आप अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे लगता है कि बड़ी पार्टी को आप लीड कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जैसी हरकतें कर रहे हैं। अरे सर, अपनी पार्टी का तो सम्मान रख लिया होता, अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप?
बेबुनियाद आरोप मत लगाइए, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए सर। अगर आपके पास आधिकारिक रिकॉर्ड है, अगर आपके पास किसी डीएम या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का रिकमेंडेशन है या उन्होंने कहा हो कि बीजेपी का नेता इसमें जिम्मेदार है, मैं मानूंगा। अगर मैं सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन का स्टेप आपने लिया, ठीक है रेशु जी, मैं आपके पास आता हूं। कैशलेस ट्रांजैक्शन करिए। उसी हफ्ते में गाजियाबाद में आपके जो है तकरीबन 3 करोड़ रुपए जो है कैश में गाड़ी में, एक ड्राइवर और एक और आपके बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के जो है वो गाजियाबाद में ही रोक लिए गए। तो उस पर आप क्या कहना है? देखिए, कैशलेस की आपने पहले बात की थी, मोदी जी ने बात की थी, और आपके भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की तरफ से फिर वो आए कि ये हमारा ही पैसा है, नहीं करेंगे तो वो ऑनलाइन भी नहीं हुआ, नहीं करें। आपकी डिक्लेरेशन फिर वहां पे दी गई पुलिस स्टेशन के ऊपर कि जो पैसा 3 करोड़ रुपए ये हमारा ही है। ठीक है संदीप जी एक आखिरी सवाल होगा तो पार्टी इधर से उधर ट्रांसफर तो करेगी ना। कैशलेस की व्यवस्था तो हमने नहीं, संदीप जी चलिए ठीक है, समय चल रहा था, ठीक है तो अपने समय के हिसाब से डिपॉजिट करेंगे ना, ठीक है, आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। ठीक है संदीप जी, ठीक है, आपने तमाम चीजों का जवाब दे दिया। एक जवाब जनता भी जानना चाह रही होगी जो ये शो देख रही होगी कि जब बीजेपी को पता है कितने सारे घोटाले हुए, अगर दिल्ली में घोटाले बीजेपी को पता है, अगर उसके आसपास के घोटाले पता है, अगर समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कोई घोटाला किया है, जब ये घोटाले पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चुनाव आयोग अगर अपनी तरह से तैयार है तो वो पूरी कार्रवाई कर रहा है, बीजेपी या केंद्र सरकार का है। अनुराग जी, हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि आज अगर 2.5 लाख लोगों पे एक डॉक्टर है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। 2.5 साल में मोदी आके एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आज एज्यूम ये किया जा सकता है कि 3% लोग करप्ट हैं। 3% को अगर आप 1 अरब 35 करोड़ से कैलकुलेट करेंगे, 4.25 करोड़ लोग करप्ट होते हैं। किस किस को पकड़ेंगे? क्या 4.25 करोड़ लोगों को अरेस्ट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? लेकिन सवाल दूसरा तरीका यह है कि आप करेंसी बंद कर दो, ब्लैक मनी अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे प्रभावित पूरे देश की जनता हुई है। आपने जिस तरह से बताया कि सिर्फ 3% लोग करप्ट है, लेकिन प्रभावित 100% जनता हुई है देश की। इससे आप मना नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, रामखेला मंदिर ब्लैक मनी से 100% प्रभावित नहीं थी, इतना प्रभावित डिमोनेटाइजेशन से नहीं है जितना ब्लैक मनी से प्रभावित थी। लेकिन क्या कर रही थी जनता? लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई है देश में, उसके बाद यहाँ पर सरकार को ही चाहिए कि वो आगे आके कोई ना कोई कदम उठाए जिससे कि लोगों की परेशानियां दूर हो। और दूसरी चीज की जिस ब्लैक मनी से, काले धन से यहाँ पर देश में भ्रष्टाचार को दूर करने की बात की जा रही थी, चुनाव आयोग लगातार उस भ्रष्टाचार को सामने ला रहा है। कहां दूर हुआ फिर भ्रष्टाचार? देखिए, कौन उस भ्रष्टाचार को कौन पकड़ रहा है? कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र ही पकड़ रहा है। इन सब चीजों को देखिए, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम एकदम आके आप 3% लोगों को आपको 2.5-3 साल होने आ रहे हैं, आप डिमोनेटाइजेशन का स्टेप उठा सकते हैं, रिसोर्सेज बढ़ाने का। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है। बता दूं अनुराग जी, मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं, आरोप करते मैं आपको मुझे बता दीजिए, आपने कितने साल से डिसीजन ले अभी भी अनुराग जी 20% जो है 2.2 लाख एटीएम। ठीक है, ठीक है सर जी, हम डिमोनेटाइजेशन पे थोड़ा सा अभी भी केवल 20% जो एटीएम है वो काम कर रहे हैं, जो आपके रेगुलरली काम कर रहे हैं। बाकी का ठीक है, बाकी के मैं आपको बताना चाहूंगा 66-30% जो आपके एटीएम हैं, जो 66,000 के करीब जो बनते हैं, क्या फायदा हुआ आपकी डिमोनेटाइजेशन? ठीक है, आपका जितना पैसा था वो जितने जनता के पास पैसा था, आचार संहिता पर आते हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्या फायदा हुआ ये भी अभी तक किसी नेता ने जनता को सब पता है क्या फायदा हुआ है। और बाईपोल इलेक्शन में जनता कांग्रेस को ठीक है, तो आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी आपको पता चला, आप मुझे ये बताइए संदीप जी, क्या फायदा? जनता जानना चाहिए कि क्या फायदा हुआ। ठीक है, सत्य प्रकाश रेशु जी, डिसीजन तो ठीक है, ठीक है, ये हम आचार संहिता की बात लोगों की जान गई, सर जी, आप बोलते हैं फायदा हुआ। ठीक है सर जी, आचार संहिता की हम लोग बात कर रहे थे। आचार संहिता को लेकर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा सत्य प्रकाश रेशु जी। जिस तरह से आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग की कार्रवाइयां सामने आई है, भ्रष्टाचार को दूर करने की बात बीजेपी कर रही थी, लेकिन ऐसा दूर होता नजर नहीं आ रहा है। क्या ये जो कार्रवाइयां हो रही है ये दिखाती है कि चुनाव भारत में ऐसा होता रहा है, या फिर इस बार चुनाव की कोई नई पटकथा लिखी जा रही है? नहीं, देखिए, चुनाव में कोई नई बात नहीं आ रही है जी। सीएम सेशन जी ने एक नया लोगों को प्रारूप दिया था और लोगों को एहसास हुआ था चुनाव आयुक्त कुछ चीज है। चुनाव आयुक्त की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज की डेट में कि जिस तरीके से चुनाव के समय में राजनीतिक पार्टियां और पूरा समाज बंद के काम करता है इस लोकतंत्र के लिए, चुनाव के बावजूद भी, चुनाव के बाद भी राजनीतिक पार्टियां चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, बंद के काम करें। एक बात। दूसरी बात, इस बात से सब सहमत हैं कि आचार संहिता का पालन हो और काले धन का प्रयोग न हो। ठीक है, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। रेशु जी, मैं आपको यहीं रोकूंगा। राव अफाक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राव, जिस तरह से आचार संहिता के पालन की बात हर कोई कर रहा है, क्या यहां पर पार्टी आगे आके कोई इनिशिएटिव लेगी? क्या कोई अपनी तरफ से स्टेप्स लेगी पार्टियां? जी, हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे आकर आचार संहिता का
उल्लंघन करने वालों को नोटिस देकर समझाकर हिदायत देकर समझाती है कि आप इस तरह की हरकत न करें जिससे पार्टी बदनाम होती है। मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, एक सुझाव बने हुए फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा राम खिलावन जी आपसे। जिस तरह से बीएसपी को आप अनुशासित वाली पार्टी बता रहे हैं, क्या बीएसपी अपनी तरफ से कोई स्टेप्स ले रही है कि सारे कार्यकर्ता जो है वो आचार संहिता का पालन करें? जी, हमारी पार्टी, हमारी नेताजी चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करे और अनुशासन के बाहर कोई कार्य ना हो। जैसा अभी आपने कहा था कि आपका सैंडल जो है हाथी बने हुए हैं, क्या इनको ढका जाए? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो भी